ये रोते बिलखते लाचार लोग नारेबाजी आंदोलन और अनशन से अपना और अपने बच्चों का जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के एक फैसले ने इन सभी लोगों को एक रात में बेघर, बेरोजगार और भिखारी बना दिया। जीवन, जंगल, जानवर, पानी और वातावरण सबकी सुरक्षा करने वाले छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल आज वीरान होने की कगार पर आ चुका है। नमस्कार, मेरा नाम शिवांक यादव है। साथियों, छत्तीसगढ़ का हंसदेव जंगल इस समय मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। सिर्फ भारत की ही मीडिया में नहीं, बल्कि विदेशी मीडिया में भी। लेकिन आखिर ये मुहिम चल क्यों रही है? ये लोग हंसदेव को बचाने की बात क्यों कर रहे हैं? आइए इसको समझते हैं। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में हंसदेव अरण्य नामक एक जंगल है। यह जंगल राज्य के कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा तीनों जिलों के हिस्सों में आता है। यह जंगल 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है। यह स्थान मुख्य रूप से आदिवासियों का घर है, जहां गोंड आदिवासी समुदाय प्रमुख रूप से है। यहाँ हंसदेव नदी जंगल से होकर बहती है। कुछ साल पहले भारत सरकार ने इस जंगल में कोयला खनन का प्रस्ताव रखा। 1252.447 हेक्टेयर में फैले छत्तीसगढ़ के परसा कोयला खदान के इलाके में 841.538 हेक्टेयर इलाका जंगल में है। मगर जंगल खत्म होने की बिना परवाह किए साल 2010 में रमन सिंह द्वारा चलाई जा रही छत्तीसगढ़ सरकार ने परसा पूर्व और कांता बावन, जिसे PEKB भी कहा जाता है, के 1898.393 हेक्टेयर जंगल को कोयला खनन क्षेत्रों में बदलने की सिफारिश की, जिसे बाद में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित किया गया और राजस्थान की सरकार ने खनन का काम अडानी ग्रुप को दे दिया। जून 2011 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले वन पैनल ने जंगल के काटे जाने वाले पेड़ों की मात्रा के आधार पर इसकी अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन पर्यावरण मंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें खारिज कर दिया था। लेकिन अगले पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी काफी लंबे समय से इस खनन का विरोध करते हुए आए हैं। उन लोगों का ये कहना है कि वो इस जंगल पर पूरे तरीके से निर्भर हैं और खनन की वजह से वहाँ का पानी भी खराब हो रहा है। इसीलिए उन लोगों ने इसको चुनौती भी दी। उन्होंने हंसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति जैसे विरोध संगठनों का गठन किया। इन लोगों को छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन जैसे नागरिक समाज समूहों द्वारा भी समर्थन मिला। इसके बाद 13 अप्रैल साल 2013 में अडानी एंटरप्राइजेज ने घोषणा की कि उसकी सहायक कंपनी अडानी माइंस और राजस्थान की RRVUNL के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत अब PEKB कोयला क्षेत्रों के लिए अडानी की यही कंपनी खदान के डेवलपर और ऑपरेटर भी बनेगी। सिर्फ इस एक कदम से अडानी को खदान के 450 मिलियन टन कोयला भंडार तक पहुंच मिल गई। फिर सरकार ने भी घोषणा की कि खदान 2 चरणों में बनाई जाएगी। चरण 1 में 762 हेक्टेयर और चरण 2 में 1136 हेक्टेयर जंगल शामिल होगा। इस पर अडानी ने यह बयान दिया कि यह चल रहा खनन नियति की पूर्ति है। इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT में चुनौती दी गई, जिसने 2014 में खनन कार्य को निलंबित कर दिया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 22 मार्च साल 2022 को PEKB कोयला क्षेत्रों के चरण 2 विस्तार को मंजूरी दे दी और 6 अप्रैल 2022 को निकटवर्ती परसा कोयला ब्लॉक, परसा ईस्ट और केतेबासन कोल ब्लॉक में खनन को मंजूरी दे दी। इसका विरोध कर रहे संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इसके लिए 2,42,670 पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होगी, जिसके बाद वहां के आदिवासी समुदाय के कुछ लोग पेड़ से लिपटकर चिपको आंदोलन के तर्ज पर पेड़ों को बचाने में लगे हैं, तो कोई लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। चरण 2 के विस्तार के खिलाफ स्थानीय गांवों के नेतृत्व में
व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद अगस्त 2022 के मध्य तक पीईकेबी कोयला क्षेत्रों में कोयला खनन रोक दिया गया था। फिर इस सब के बाद साल 2023 में 13 दिसंबर को एक नई सरकार बनी, जो कि लोगों के मायने में एक आदिवासी सरकार थी और एक आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय उस कुर्सी पर बैठे हुए थे। आदिवासियों को ये लगा कि शायद वो उन आदिवासियों का दर्द तो समझेंगे ही, लेकिन जैसा आदिवासियों ने सोचा उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने बिना कोई बयान दिए सीधा एक्शन लिया और हरदेव क्षेत्र में 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैली घने जंगल को कोल माइन बनाने के लिए जंगल के पेड़ काटे जाने लगे हैं। एक माइन को बनाने के लिए लगभग 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे और पहले की बनी माइन के विस्तार के लिए लगभग 2.5 लाख से अधिक और भी पेड़ काटे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में चल रहे इस पूरे प्रकरण को देखकर हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या सच में प्रकृति का दोहन करके ही हम अपना विकास कर सकते हैं। हमें अपने विकास की परिभाषा को दोबारा समझना पड़ेगा। आखिर विकास कहते किसे हैं? क्या प्रकृति का संपूर्ण विनाश करके मनुष्य जी सकता है? अगर ऐसा ही है तो हमें ऐसा विकास चाहिए क्यों है? सरकार को ऐसा विकास देना क्यों है? क्या सिर्फ इस विकास शब्द को सुन के ही सरकार विकास करने लग गई है, या सच में उसने बैठ के सोचा भी है कि मनुष्य का विकास किया कैसे जाना है? अगर मनुष्य प्रकृति के बीच रहकर खुश है तो जबरदस्ती उसका विकास क्यों करना है? अगर हम पश्चिम के देशों की अंधी दौड़ में लगे रहे तो आज हमारे देश का भी वही हाल होगा जो अमेरिका का है। अगर हम अमेरिका के समाज को ध्यान से देखें तो वहां लोग सुखी नहीं है। उन्होंने भी विकास किया, सड़कें बनाई, प्रकृति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। लेकिन अगर आज आप अमेरिका को देखें तो सबसे ज्यादा क्राइम वहां पर है। कोई भी व्यक्ति बंदूक लेके स्कूल में घुसता है और बच्चों को गोली मार देता है। जब पता किया जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो पता लगता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। और ऐसी एक घटना नहीं है, अनेकों है। इस विकास की अंधी दौड़ में लगने से पहले हमें यह भी समझना चाहिए कि क्या हमारे पूर्वज जो इतने हजारों सालों से यहाँ पर रहते हुए आ रहे थे, क्या उन लोगों ने कभी विकास नहीं किया था? क्या वो लोग घरों में नहीं रहे थे? क्या उन लोगों ने भोजन नहीं खाया था? क्या उन लोगों ने वस्त्र नहीं पहने थे? क्या वो लोग एक शहर से दूसरे शहर नहीं गए थे? क्या वो भी गए थे। उन लोगों ने भी ये सारे काम किए, लेकिन उन लोगों ने प्रकृति को कभी नष्ट नहीं किया। उन लोगों ने जब अपने घर बनाए तो उन लोगों ने इस प्रकार से अपने भवन बनाए जो प्रकृति को बिना नष्ट किए बनाए गए। उन लोगों ने जब टेक्नोलॉजी का इजाद किया तो वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी जिससे लोगों का रोजगार नहीं खत्म होता था, जिससे प्रकृति का दोहन नहीं होता था, बल्कि एक व्यक्ति का काम आसान होता था। तो हमें अपने पूर्वजों से भी कुछ सीखना चाहिए जिन्होंने इतने हजारों सालों तक इतनी सुंदर व्यवस्थाएं चलाई जिसके अंदर हमारा देश सोने की चिड़िया बन पाया था। क्या आज हम सोने की चिड़िया है? नहीं है, क्योंकि हम पश्चिम की एक विकास की अंधी दौड़ में लग गए हैं। उस विकास ने पूरी प्रकृति का नाश कर दिया। उस विकास ने दुनिया के कई देशों को बर्बाद कर दिया है। अगर उसी प्रकार का विकास हम अपने देश में देने लगेंगे तो हम अपने देश के लोगों को एक सुखी और आनंद वाला जीवन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे भारत देश के लोगों का स्वभाव कुछ और है और विदेश के लोगों का स्वभाव कुछ और है। पश्चिम के देशों में रहने वाले लोगों का आनंद भौतिक चीजों में है, लेकिन वहीं भारतीय लोगों का आनंद भौतिक चीजों में नहीं है, आध्यात्म में है। एक शहरी जीवन एक कंक्रीट के जंगल में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया जा सकता। कैसा विकास? क्या हमारे स्वास्थ्य का कुछ विकास हुआ? क्या पहले हम 100 साल जी रहे थे तो क्या अब हम 120 साल जीने लग गए? बल्कि इसका उल्टा हुआ। पहले एक सामान्य सी उम्र 80 या 90 साल थी जो कि अब आकर 65 साल की रह गई है। क्या हमारा आध्यात्मिक विकास हुआ? क्या हम लोगों का नैतिक विकास हुआ? नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तो हमें विकास के सही मायने समझने पड़ेंगे। हम लोगों को विकास कैसा चाहिए? कोई ऐसा विकास जो प्रकृति को पूरा नष्ट ही कर देगा और मनुष्य के जीने लायक ही नहीं छोड़ेगा, तो ऐसा विकास हमें चाहिए ही क्यों? एक बात पर हमें और ध्यान देना पड़ेगा। ये जो हंसदेव अरण्य की जमीन है, इस जमीन पर हजारों सालों से ये आदिवासी रहते आए हैं। इस जमीन पर इन्हीं का अधिकार है। चिरकालीन से जितने भी राजा हमारे देश में हुए, उन्होंने कभी भी आदिवासियों से उनकी जमीनें नहीं छीनी। जंगल की जमीन पर हमेशा से हमारे देश में उन्हीं लोगों का अधिकार रहा है वो जंगल में रह रहे हैं। आज तक किसी भी राजा ने उनसे उनकी जमीन नहीं छीनी, लेकिन जैसे ही हमारे देश में लोकतंत्र आया, उस लोकतंत्र के आते ही आदिवासियों से उनकी सारी जमीनें छीन ली गई। सही मायने में लोकतंत्र तो वही होता है ना जिसके अंदर लोगों के द्वारा बनाया गया अपना एक तंत्र होता है। लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर तो
जिस सरकार को लोगों ने बनाया वो सरकार ही लोगों की राजा बन गई है। ऐसा तो राजाओं के समय में भी नहीं हुआ था। सरकार का इस जमीन पे कोई अधिकार नहीं है। हजारों सालों से रहते आदिवासियों का इस जमीन पर अधिकार है। तो कायदे से अगर हमारे देश में लोकतंत्र होता, अगर इस लोकतंत्र को लोकतंत्र सही मायने में बोला जाता, तो सरकार को इन लोगों से पूछना चाहिए था कि क्या हम आपकी जमीन ले लें। अगर ये लोग अनुमति देते तभी सरकार इनकी जमीन लेती। सही मायने में लोकतंत्र में तो चुनने वाला राजा होता है और जो बिठाया जाता है वो सेवक होता है, लेकिन यहाँ तो सेवक अपने राजा के ऊपर ही धौंस जमा रहा है। इस प्रकार किसी की जमीन को बिना उस व्यक्ति से पूछे छीन लेना और उसका दोहन करने का जो ये स्वभाव है, ये हमारा भारतीय स्वभाव नहीं है, ये अंग्रेजों का स्वभाव था। और ये हमारे नेताओं ने इन अंग्रेजों से ये स्वभाव विरासत में लिया है। जैसे इस देश में सरकारें बनी, ये सरकार में आते ही लोग उस अंग्रेजी शासन को अपनी पीठ पर समझने लगते हैं। जैसे ये हमारे नेता गद्दी पर बैठते हैं, इनके अंदर पता नहीं कहां से वो अंग्रेजों की आत्मा आ जाती है और इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये लोगों के राजा बन गए। जिस प्रकार हमारे देश में अंग्रेज आए, वो जीवन भर यही कहते रहे कि हम तुम लोगों का विकास करने आए हैं। 250 साल इस देश में राज किया, अपने देश का विकास किया, भारत का विकास नहीं किया, भारत का दोहन किया, हमारे लोगों के मजदूर लिए, हमारे संसाधन लिए, सब कुछ हमारा नष्ट कर दिया और अपने देश का विकास किया। उसी प्रकार ये नेता आज किसी भी जगह पे जाते हैं और बोलते हैं हमें इस जगह का विकास करना है। असलियत में देखा जाए तो वो प्रकृति का दोहन होता है, उस जगह के लोगों का विनाश हो जाता है। इसको विकास नहीं कहेंगे, इसको असलियत में विनाश की संज्ञा ही देनी पड़ेगी। और ये स्वभाव अंग्रेजियत स्वभाव है, ये भारतीय स्वभाव नहीं है। किसी की जमीन को छीन लेना, उसको मार देना। जिस प्रकार ये अंग्रेज अमेरिका गए, अमेरिका के जो मूल निवासी थे रेड इंडियंस, उनको मार के संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया। और आज अगर किसी अंग्रेज से ये पूछो कि तुम वहां गए क्यों थे, तो उसकी एक ही दलील होती है कि हम उनका विकास करने गए थे। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर तुम्हें बुलाया किसने, तुम्हें बोला किसने कि हमें हमारा विकास कर दो। अगर हंसदेव वर्ण के लोग सरकार से मांग कर रहे होते कि हमारा विकास कर दो, यहाँ पर कोयला खदान बना दो, तो शायद ये सरकार कभी नहीं बनाती। लेकिन जहाँ लोगों ने मांग ही नहीं करी, जहाँ लोगों को अपना विकास नहीं चाहिए, जहाँ लोग कच्चे घरों में रहकर सुखी हैं, जहाँ लोग प्रकृति के बीच में रहकर सुखी हैं, जहाँ लोग शुद्ध वायु लेकर सुखी हैं, जहाँ लोग शुद्ध पानी पीकर सुखी हैं, वहाँ ये लोग जाकर जबरदस्ती उन लोगों का विकास क्यों करना चाहते हैं? जब किसी ने विकास मांगा नहीं तो क्यों देना चाहते हैं? तो ये जो बिना मांगे किसी को कुछ देना, जबरदस्ती देना, उसकी अनुमति नहीं है, वो मना कर रहा है तब भी उसको देना, ये व्यवहार भारतीय नहीं है, ये व्यवहार अंग्रेजियत का है। हमारे पूर्वज शुरुआत से ही प्रकृति को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी व्यवहार प्रकृति को अपनी माँ नहीं मानता, ये प्रकृति को अपने दोहन करने वाली एक वस्तु मानता है। यही फर्क है इन आदिवासियों की सोच में और इस अंग्रेजियत यानी कि सरकार वाली सोच में। ये आदिवासी लोग उस प्रकृति को अपनी माँ मानते हैं, इसलिए उसकी रक्षा करते हैं। और ये सरकार में बैठे लोग जिनकी मानसिकता पे अंग्रेज बैठे हुए हैं, ये इस प्रकृति को एक दोहन करने वाली वस्तु मात्र मानते हैं सिर्फ। अब जब मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूं तो कई लोग ये बोलते हैं कि अगर हम इस प्रकार से कोयला नहीं निकालेंगे जमीन से तो बिजली कैसे उत्पन्न होगी? तो सरकार किस लिए है? सरकार को इस बात पे चिंतन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दुनिया में कि क्या सिर्फ कोयला से ही बिजली बनती है क्या? हमारे देश में थोरियम का इतना बड़ा भंडार है कि जिससे हम 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन सरकार उस विषय में शोध ही नहीं करना चाहती। यहाँ पर सारी बात आती है हमारे दृष्टिकोण की। अगर हमारे दृष्टिकोण में भारतीयता होगी, सनातन व्यवस्था होगी, तो हम इस प्रकृति का सम्मान करेंगे। सरकार के दिमाग में अगर ये आएगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजली देनी है, तो उसके दिमाग में यही आएगा कि हम प्रकृति को नष्ट किए बगैर किस प्रकार दे सकते हैं। जब इस ओर चिंतन चलेगा तब उसके दिमाग में यह आएगा कि हमारे पास और भी संसाधन है। लेकिन वही इसका उल्टा, जब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये प्रकृति तो एक इस्तेमाल करने वाली चीज है, इस्तेमाल कर लिया तो क्या नुकसान हो जाएगा, तो उसका दिमाग वहीं जाएगा कि कोयले से निकाल लेते हैं बिजली। तो सत्ता में बैठे लोगों की इस दृष्टि में ही सारा फर्क है। लोग अक्सर ये बोलते हैं कि ईमानदार व्यक्ति को सत्ता में पहुंचा दो, वो परिवर्तन कर देगा। लेकिन बात ईमानदारी की नहीं है, बात उस भारतीय दृष्टि की है कि हमें इस देश को बनाना क्या है, हमें इस देश के लोगों को देना क्या है, इस देश के लोग किस बात से सुखी होते हैं। जब तक कोई नेता ये नहीं समझ पाएगा कि इस देश में लोगों को आनंद किस चीज से मिलता है, तब तक वो इस देश का विकास नहीं करेगा, सिर्फ विनाश ही करेगा। साथियों, इस सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। हम युवाओं को अपना एक संगठन बनाना पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें और आप सभी बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़ें, जिसको अपने घर मंगवाने के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।